So hello students, welcome to the exam counselor. Today we're gonna do MCQs on adoption in India. तो हम एक ही करके हर टॉपिक पे जो है MCQs को कंप्लीट कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल MCQs है हर टॉपिक के हम वो साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स लाए हैं MCQs के, आप उन्हें भी वॉच करें तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप और MCQs को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं द एग्ज़ाम काउंसलर। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे MCQ के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हाइल प्रोसेसिंग एनी अडॉप्शन प्लेसमेंट इन इंडिया। कि प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होता है किसके लिए, अडॉप्शन प्लेसमेंट इन इंडिया के लिए। क्या अडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस देखी जाती है, सबसे पहले चाइल्ड के इंटरेस्ट देखे जाते हैं, या सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड देखा जाता है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो अगर हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना अडॉप्शन के लिए, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि एक बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, क्या बच्चा विलिंग है उनके साथ जाने के लिए जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या चीज़ें हैं, प्रेफरेंसेस है, सबसे पहले वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी ensures द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। अक्रॉस इंडिया जो है कौन सी एजेंसी है जो स्मूथ फंक्शनिंग करती है अडॉप्शन प्रोसेस की। स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, स्टेट की बात कर रहे हैं हमने तो इंडिया की बात की ना ओवरऑल। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स सोसाइटी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। सो व्हाट इज़ द आंसर। अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा है, सो आवर आंसर इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARA, Central Adoption Resource Authority. Okay. The next question says, who issues adoption guidelines laying down procedures for adoption in India। कौन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है अडॉप्शन के लिए, तो जो इसको कंट्रोल करेगा वही तो गाइडलाइंस भी देगा ना। तो फिर गाइडलाइंस कौन देगा, हमारे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कारा। ओके, so the next question, what is the role of district child protection unit in adoption। district child protection unit जो है उनका क्या काम होता है, उनका एडॉप्शन में क्या काम है। वो एक प्रोटेक्शन यूनिट है ना, एक यूनिट है वो क्या काम करते हैं, क्या वो प्लेस करते हैं चिल्ड्रन को अडॉप्शन के लिए, क्या वो इशू करते हैं अडॉप्शन गाइडलाइंस को, क्या आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन को, या फिर मॉनिटर करते हैं अडॉप्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन है तो फिर ये मॉनिटर करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नहीं, इसका आंसर है आइडेंटिफाइंग ऑर्फन चिल्ड्रन। इनका काम क्या होता है, ये ऑर्फन चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, कि कहाँ पे कोई यतीम बच्चे हैं, है ना, जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा मुश्किलात में है, उन चिल्ड्रन को ये आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको अडॉप्शन के लिए ले आते हैं सेंटर्स पे, ठीक है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इंडिया। एलिजिबल कौन होता है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। क्या सिर्फ मैरिड कपल्स ओनली यूज़ किया इन्होंने, क्या सिर्फ मैरिड कपल्स, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे ये ओनली वाली चीज़ आती है ना तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि अक्सर जो है हमारे ऑप्शंस में एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती है। ये ओनली जब होता है ना तो आप देखिए कि उसका कुछ और भी आंसर हो सकता है, ओनली को आप अवॉइड ही करें, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है ऐसा। सो इट सेज ओनली मैरिड कपल, तो जो शादीशुदा होंगे सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं, इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट वन बायोलॉजिकल चाइल्ड, वो इंडिविजुअल जिसका एटलीस्ट एक बच्चा होगा। नहीं, ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। या फिर सिर्फ वो जिनको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं हो, मतलब कोई मेडिकल इलनेस नहीं होगी, सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं, क्या होना चाहिए, फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल अगर होंगे, चाहे वो मैरिड कपल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, अकेला हो, अनमैरिड हो, बट फिजिकली मेंटली और इमोशनली स्टेबल होगा तो दे आर एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ठीक है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ सिंगल मेल पर्सन अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। क्या एक सिंगल आदमी मेल
अडॉप्ट कर सकता है गर्ल चाइल्ड को, मतलब सिंगल मतलब कि मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, सिर्फ एक ही बंदा है, अनमैरिड आदमी है, मर्द है, क्या वो एक लड़की को अडॉप्ट कर सकता है इंडिया में? तो हम बोलेंगे नहीं, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अगर फीमेल होगी अकेली, अनमैरिड, सिंगल, वो कर सकती है, ठीक है, मेल नहीं कर सकता। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum age difference required between the child and prospective adoptive parents? मिनिमम एज डिफरेंस कितनी होनी चाहिए बच्चे और जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें? मतलब कुछ होगा, ऐसा नहीं है ना कि कोई खुद 18 साल का है बोलेगा मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करूंगा, बच्चा 4-5 साल का है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुछ मिनिमम एज डिफरेंस होगी कि क्या एज होनी चाहिए जितने डिफरेंस के बाद ही कोई इंडिविजुअल जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो वो एज कितनी है? दैट एज इज़ 25 ईयर्स की, एटलीस्ट मिनिमम 25 ईयर्स की एज डिफरेंस होनी चाहिए बच्चे और अडॉप्टिव पेरेंट्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, what is the maximum composed age of prospective adoptive parents for children above 8 and up to 18 years? कि मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है पेरेंट की अगर वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, बच्चे की एज अगर 8 से 18 के बीच में है, कितनी हो सकती है मैक्सिमम एज? मैक्सिमम एज इज़ 110 ईयर्स। 110 ईयर्स तक का भी अगर बंदा होगा, बंदी होगी, वटेवर, तो 110 ईयर्स काफ़ी होते हैं वैसे, बट फिर भी रखा हुआ है क्राइटेरिया। तो अगर 110 ईयर्स का होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या दोनों हो, बोथ हो, तो वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं जो अबो 8 to 18 ईयर्स हो, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज़ द वेबसाइट फॉर सबमिटिंग एन ऑनलाइन अडॉप्शन एप्लीकेशन इन इंडिया? हमने अभी देखा था कि उस चीज़ जो अडॉप्शन के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है या फिर जो भी इसके रिलेटेड काम है वो कौन कंट्रोल करता है? कारा करता है ना। तो वेबसाइट भी तो उसी की होनी चाहिए। तो कौन सी वेबसाइट होगी? www.kara.nic.in, ठीक है, जो सेंट्रल की है ना, सेंट्रल की जो वेबसाइट है वही होगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum stable marital relationship period required for adopting a child by couple? अगर अब कोई कपल है, उनकी शादी हो गई है, वो चाहते हैं कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करें, तो उनकी शादी को कितना टाइम हुआ होना चाहिए मिनिमम, जब तक उनका जो रिलेशन है ना वो स्टेबल रहा होगा? ये चीज़ें किस लिए होती है ना कि जो बच्चा है ना जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं उसके साथ आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं कंटिन्यू, उनके जो रिलेशंस है काफ़ी अनस्टेबल है, तो वो एक चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो उस चिल्ड्रन की जो है वो बच्चा जो होगा ना उसकी ज़िंदगी तो बेचारे की नर्क बन जाएगी। तो इसलिए क्या ना एक मिनिमम स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप का पीरियड रखा गया है। तो वो कितना है? वो है 2 ईयर्स, कि 2 ईयर्स तक, 2 साल तक जो है उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और अच्छा रहा होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट, हाउ कैन वन रजिस्टर फॉर अडॉप्शन इफ़ नॉट फेमिलियर विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? अगर अब हर कोई नहीं होता ना जिसको ऑनलाइन के बारे में पता हो, कोई ओल्ड एज होंगे या फिर कुछ विलेज के रिलेटेड होंगे बेचारे लोग जिनको नहीं पता होती है, नहीं यूज़ कर पाते गैजेट्स को, तो उनको नहीं पता ऑनलाइन कैसे करें, तो फिर वो कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन इसकी? वो कहाँ जाएंगे? वो विज़िट करेंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगे, वहाँ पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वो रजिस्टर भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ केयरिंग्स एंड व्हाई इज़ इट मैंडेटरी फॉर अडॉप्शन? केयरिंग्स का फुल फॉर्म क्या है और ये अडॉप्शन के लिए क्यों ज़रूरी है? तो केयरिंग्स का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, ये आप याद रखेंगे, इट इज़ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जब आपको सामने एक जैसे मिलेंगी ना चीज़ें, आपको लगेगा हाँ यही हो सकता है, हाँ यही हो सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, और इसका क्या काम है? इट मेंटेन्स अडॉप्शन रिकॉर्ड्स। अडॉप्शन रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करता है, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है ना रिसोर्स इंफॉर्मेशन है, ये गाइडेंस सिस्टम है, तो अडॉप्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When do children automatically move from in-country to inter-country adoption on carings? Question is, when do children automatically move from in-country to inter-country adoption on carings? कब, कितने दिनों के बाद या कितने साल, क्या होना चाहिए इसके लिए? So answer is all of the above. After 15 days for children below 5 years, अगर 55 ईयर्स के बिलो एज होगी और डिसेबिलिटी होगी तो 15 दिन तक ही कर सकते हैं वो मूव। अगर 5 ईयर्स के अबव होंगे, सिबलिंग्स होंगे तो आफ्टर 30 डेज कर सकते हैं। अगर बिलो 5 ईयर्स होंगे तो लेकिन डिसेबिलिटीज़ नहीं होंगी तो आफ्टर 60 डेज मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, What should adoptive parents do to avoid legal ramifications and child trafficking networks? जो adoptive parents हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि जो legal ramifications है और child trafficking network है उन चीज़ों को वो avoid कर सके, मतलब smooth adoption हो within the legal क्या बोलते हैं उसको rules and regulations के तहत हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Always use services of touts and middlemen, बिल्कुल नहीं, उन पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता होती वो क्या है क्या नहीं है। मेक पेमेंट्स इन कैश फॉर अडॉप्शन रिलेटेड चार्जेस, नहीं, पेमेंट का तो कोई भी सीन नहीं है। फॉलो द ड्यू प्रोसीजर एंड अवॉइड इलीगल अडॉप्शन, बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और जो भी इलीगल अडॉप्शन हो रही है हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, which agency ensures coordination for the adoption of an Indian child by a citizen of another country? बिल्कुल सिंपल है, जब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, अनदर कंट्री, तो मतलब फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हो रही है ना, कि इंडियन ये है चाइल्ड है लेकिन अडॉप्ट कहाँ हो रहा है, सिटीजन ऑफ फॉरेन अनदर कंट्री, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है वो अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो वहाँ पे जो है कौन सी एजेंसी काम करेगी, वहाँ पे हमारी काम करेगी ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लिए है तो फिर फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी काम करेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question says, what should prospective adoptive parents do if they have 3 or more biological children? अगर adoptive जो parents हैं उनके 3 या 3 से ज़्यादा अपने बच्चे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए क्या है adoptive प्रोसीजर, क्या है उनके लिए, क्या करना चाहिए उनको? दे आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल, क्या वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर कंसिडर्ड फॉर अडॉप्शन ओनली इन द केस ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, या फिर एलिजिबल ही नहीं है, या फिर कैन अडॉप्ट ओनली चिल्ड्रन अबव 8 ईयर्स। अगर पेरेंट्स के पास ऑलरेडी अपने 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है अडॉप्ट करने की, है ना? सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अडॉप्शन, उन्हें अडॉप्शन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वन फाइंड द अडॉप्शन गाइडलाइंस लेइंग डाउन प्रोसीजर्स फॉर अडॉप्शन? गाइडलाइंस कहाँ पे मिलेगी? वी ऑलरेडी नो दैट, कारा वेबसाइट पे, है ना? कारा वेबसाइट पे ही हमें अडॉप्शन की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी इन अडॉप्शन? अभी तक हमने सिर्फ देखा किसका, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में, अब हम देखेंगे स्टेट का क्या काम है। तो स्टेट की जो एजेंसी है उनका क्या काम होता है, इशूइंग अडॉप्शन गाइडलाइंस? नहीं, हमने अभी देखा गाइडलाइंस कौन इशू करता है, कारा करता है। प्लेसिंग चिल्ड्रन इन अडॉप्शन? नहीं। एक्टिंग एज अ नोडल बॉडी टू प्रमोट एंड मॉनिटर अडॉप्शन, या फिर आइडेंटिफाइंग ऑर्फन चिल्ड्रन? नहीं, वो भी नहीं करता। तो क्या काम है इसका, एक्टिंग एज अ नोडल बॉडी टू प्रमोट एंड मॉनिटर अडॉप्शन। ये क्या करता है, सिर्फ प्रमोट करता है और मॉनिटर करता है अडॉप्शन को, जो भी लाइक कैंपेन्स होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ पे हो रही है जो भी सेंटर्स हैं उनको मॉनिटर करना, प्रमोट करना, यही वाला काम होता है किनका, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, who recommends the authorized foreign adoption agency for coordinating adoption with a foreign citizen? तो कौन रिकमेंड करता है, जो हमारी फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी है उनको, किसके लिए, अडॉप्शन के लिए विद अ फॉरेन सिटीजन। तो फॉरेन अथॉरिटी है तो फॉरेन सिटीजन ही आएगा ना, तो इसके लिए कौन रिकमेंडेशंस देता है? अगर फॉरेन की बात हो रही है तो फॉरेन के साथ कौन डायरेक्टली काम करता है, सेंटर ही करता है ना, स्टेट नहीं कर सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, स्पेशलाइज्ड भी नहीं आएगा, तो आंसर विल बी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, क्योंकि फॉरेन की जब भी कोई चीज़ें होती हैं उनके साथ सेंटर खुद डील करता है।
तो फिर वहाँ पे किसका काम आएगा? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. What is the maximum age of a single prospective adoptive parent for a child above 4 and up to 8? अगर कोई सिंगल पेरेंट है, वो क्या करना चाहता है? वो अडॉप्ट करना चाहता है एक चाइल्ड को जो 4 साल से लेकर 8 साल तक होगा. तो उसकी एज खुद की कितनी होनी चाहिए? उस सिंगल पेरेंट की उसकी एज होनी चाहिए कितनी? यस, द एज शुड बी 55 ईयर्स. मैक्सिमम एज की बात हो रही है. मिनिमम हो सकती है इससे कम, बट मैक्सिमम से 55, क्योंकि अगर वो सिंगल है ना तो उसकी एज क्या है? मैक्सिमम 55 ही होनी चाहिए. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which situations is the age criteria for prospective adoptive parents not applicable? तो बोल रहा हमने देखा अभी कि हर सिचुएशन में एज क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, कि अगर सिंगल पेरेंट है तो क्या एज होनी चाहिए, अगर कपल है कितनी एज होनी चाहिए, अगर 8 to 18 का बच्चा हो अडॉप्ट करे तो 110 ईयर्स की एज होनी चाहिए. तो बोल रहा ऐसी भी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एज क्राइटेरिया का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. तो वो किस केस में है? किस केस में है? इज इट रिलेटिव अडॉप्शन एंड अडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट? इज इट स्पेशल नीड चिल्ड्रन? इज इट इन कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन? इट इज़ जब किसी बच्चे का जो रिलेटिव है वो अडॉप्ट कर रहा है, या फिर कोई स्टेप पेरेंट है वो अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर वहाँ पे जो है एज की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि अपना ही कोई रिलेटिव है तो फिर उसकी एज कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है. ठीक है, तो जब रिलेटिव कोई आपको अडॉप्ट कर लेता है या फिर स्टेप पेरेंट आपको, नहीं सॉरी, मतलब किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, रिलेटिव हो या फिर स्टेप पेरेंट हो, तो फिर वहाँ पे क्या है? एज क्राइटेरिया की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है. ओके, बिल्कुल, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना, तो आप जब कंटिन्यू एमसीक्यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मिनिमम स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप पीरियड रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इन द केस ऑफ रिलेटिव अडॉप्शन? पहले हमने देखा था अगर कोई कपल कर रहा है तो उनके लिए 2 ईयर्स का था ना एप्लीकेबिलिटी, कि एटलीस्ट 2 ईयर्स तक जो है उनकी शादी वो स्टेबल रही होनी चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं. बट बोल रहे अगर आप रिलेटिव को अडॉप्ट कर, हमने भी देखा रिलेटिव्स के केस में एज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर रिलेटिव्स अडॉप्ट करें क्या उनके लिए कोई मिनिमम स्टेबल मैरिटल रखा हुआ है रिलेशनशिप का पीरियड? क्या 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, फिर कोई भी नहीं है? तो अगर रिलेटिव्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या है? नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. जैसे उनकी एज के लिए भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे उनकी जो है शादी का जो रिलेशन है उनका, उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, वो कितने भी झगड़े भी क्यों ना कर रहे हो उनको बच्चा मिल जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि इट्स ऑब्वियस ना कि रिलेटिव्स होते हैं ना, तो हमारी जो है हमारी उनके साथ ब्लड लाइन है, तो उस केस में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है. ठीक है, ओके, so the next question, what is the primary role of authorized foreign adoption agency? अब जो फॉरेन एजेंसी है अडॉप्शन की, उनका क्या प्राइमरी रोल होता है, वो क्या काम करते हैं? प्लेसिंग चिल्ड्रन अडॉप्शन विद इन इंडिया. तो इंडिया विद इन इंडिया की बात हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, उनको क्या करना है, वो तो फॉरेन है ना. कोऑर्डिनेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंटर कंट्री अडॉप्शन, नहीं जी. आइडेंटिफाइंग ऑर्फन चिल्ड्रन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इशू, सॉरी, ओके सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया. आइडेंटिफाइंग ऑर्फन चिल्ड्रन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल तो फॉरेन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई काम नहीं है इनका. इशूइंग अडॉप्शन गाइडलाइंस, नहीं, वो कारा करता है. तो फिर इनका क्या काम होता है? कोऑर्डिनेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंटर, क्योंकि इंटर कंट्री बोला ना, तो कंट्रीज़ के बिटवीन जब बात हो रही है, दो कंट्रीज़ के बीच में, तो फॉरेन ही हुआ ना. तो फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी का क्या काम है? मैटर्स को कोऑर्डिनेट करता है, जो कि इनके रिलेटेड होता है, इंटर कंट्री के रिलेटेड. दो कंट्रीज़ के बीच में अगर अडॉप्शन हो रही है, बच्चा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, तो वो प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है इसमें? फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum age of a single prospective adoptive parent for a child above 2 and up to 4? देखो मैं समझ सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना, कि आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी. तो आप क्या करना ना, आप लोग एक टेबल बना लेना. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ सजेशन. आप लोग एक टेबल बना लेना, वहाँ पे आप लिखोगे कि सिंगल पेरेंट है या फिर कपल है, और फिर आप लिखेंगे एज के हिसाब से भी, क्या अगर उनको 2 से 4 साल का बच्चा चाहिए, 4 से 8 का चाहिए, 8 से 18 का चाहिए, तो इस हिसाब से जब आप टेबल बनाएंगे ना, वहाँ पे आप सारा लिख देंगे कि
क्या एज क्राइटेरिया है। तो वैसे ना आपको रिवाइज करने में भी ईजी होगा, और फिर टेबल फॉर्मेट में जो हमारा माइंड है ना वो चीज़ों को जल्दी से ग्रैब भी कर लेता है ना। ऐसे हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, याद नहीं रख पाते हम लोग। तो माइंड के लिए ना एक माइंड मैप बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो अब बता रहा है ये, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ ए सिंगल, अगर अब सिंगल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट क्या करना चाह रहा है, 2 से 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो फिर उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। पहले हमने देखा था 4 से 8, उसकी 55 होनी चाहिए, है ना। अब अगर 2 से 4 है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 45, ठीक है, 45 ईयर्स। वेरी गुड। ओके, सो द नेक्स्ट, ओके, इन केस ऑफ अ मैरिड कपल हुज, यहाँ पे वर्ड नहीं हुज है, हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्शन। तो अगर एक मैरिड कपल है तो उस केस में किस किस का कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। वर्ड नहीं है, हुज कंसेंट, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड, कंसेंट ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट्स, कंसेंट ऑफ बोथ स्पाउसेस, कंसेंट ऑफ द बर्थ पेरेंट्स। किसका कंसेंट, देखो अब जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं का कंसेंट तो होना चाहिए कि हाँ हम रेडी है। और एक अगर चलो उनका जो पापा है वो बोल रहा है मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है, बट उसकी माँ रेडी ही नहीं है, या फिर माँ बोल रही मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है, पापा रेडी नहीं, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो फिर किसका कंसेंट ज़रूरी है, बोथ स्पाउसेस का, कंसेंट ऑफ बोथ स्पाउसेस। बोथ स्पाउसेस मतलब एक तो जो अडॉप्ट कर रहे हैं उन दोनों का भी, और जो उन्होंने बर्थ दिया है, जो बर्थ पेरेंट्स है उन दोनों का भी, ठीक है। अगर इन केस उसके बर्थ पेरेंट्स होंगे, अगर कोई विलिंगली कर रहा है ना तो फिर दोनों का ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन अडॉप्शन। हमने पहले देखा था ना, एक क्वेश्चन आया था इसी के रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड, वहाँ पे हमने देखा था कि इनका काम होता है कि देखते हैं ऑर्फन बच्चे कहाँ पे है ना। तो सेम वही चीज़ इनका काम है, आइडेंटिफाइंग ऑर्फन एबेंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, कि जहाँ पे भी ऑर्फन होंगे या कोई छोड़ देता अपने बच्चों को ऐसे सड़क पे गरीबी की वजह से, कुछ सरेंडर्ड बच्चे जो ऐसे पड़े रहते हैं आगे पीछे, ये उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अडॉप्शन सेंटर्स में ले आते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का काम होता है। ओके, let us see the next question. Can a single female adopt a child of any gender in India? अगर एक फीमेल होगी, सिंगल, मैरिड नहीं है, अनमैरिड फीमेल है, वो अडॉप्ट करना चाहती, क्या वो कोई भी जेंडर अडॉप्ट कर सकती है। हमने पहले देखा था ना कि मेल जो है वो गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो फीमेल क्या दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो बच्चा। इज इट येस और नो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लड़की कर सकती है ना, सिंगल फीमेल अगर होगी वो अडॉप्ट कर सकती है, बेबी बॉय को भी बेबी गर्ल को भी, ठीक है। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन मे बी, विच एजेंसी एक्ट्स एज अ नोडल बॉडी विद इन द स्टेट टू प्रमोट एंड, हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था बट वहाँ पे जो ऑप्शंस में था ये क्वेश्चन, और अभी हमारा ये प्रॉपर क्वेश्चन ही आ गया कि कौन सा एजेंसी है जो स्टेट, विद इन द स्टेट के अंदर क्या करता है, प्रमोट और मॉनिटर करता है अडॉप्शन को। हमने क्या बोला था कि मॉनिटर और प्रमोट कौन करता है अडॉप्शन को, जब स्टेट की बात होती है तो फिर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ठीक है, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ओके, सो आई थिंक इट्स वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस एंड्स आवर लेक्चर। तो कल हम आपके लिए और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे, आप कंटिन्यू एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करा करें, और आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।